समस्या जिससे हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं कि बहुत विशाल परंपरा हमारे सामने है। वैदिक काल से लगा करके लगभग आज से 5000 साल, 6000 साल या उससे भी अधिक प्राचीन काल से लगा करके और 21वीं शताब्दी तक 2022 तक जो साहित्य परंपरा निरंतर विकसित होती रही, उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करना, यह एक सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है। एक छोटी-मोटी टीम का भी कार्य नहीं हो सकता है। यह बहुत ही बड़ा अध्यवसाय हो सकता है। तो ये पूरी जो संपन्नता है संस्कृत साहित्य की और इस इतनी सुदीर्घ कालावधि में उसका निरंतर विकसित होते रहना, यह जो उसका सिनेरियो है, परिदृश्य है, अपनी सारी विविधता के साथ विश्व वाङ्मय में यह साहित्य परंपरा अद्वितीय है। इतना संपन्न सुदीर्घ कालावधि में प्रसृत अन्य किसी भाषा का विश्व में कोई साहित्य कदाचित है ही नहीं। यह जो उसकी संपन्नता और सुदीर्घ कालावधि में उसका विकास है, यह अपने आप में एक चुनौती देता है संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखक के लिए कि संस्कृत के इतने विपुल रचना विश्व का यथोचित आकलन वो करे, यह बड़ा महनीय कार्य हो सकता है। और फिर उसमें एक इतिहास दृष्टि को स्थापित करना, एक ऐतिहासिक क्रम निर्धारित करना, यह एक चुनौती बन जाती है। और दूसरी चुनौती जो इतिहास दृष्टि अब तक निर्मित की गई, उसका परीक्षण करते हुए एक स्वस्थ इतिहास दृष्टि संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन के लिए विकसित करना, यह दूसरी चुनौती आती है। और जिसकी चर्चा विमलेंदु जी ने की है कि 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के पहले वर्ष से लगा करके जो 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन आरंभ हो जाता है अन्य भाषाओं में, तो वो भारतीय भाषाओं में आपने जो चर्चा की है कि 1901 में पहला इतिहास एक तरह से निकला। मैं तो मानता हूँ कि उसके पहले के और भी बहुत इतिहास हैं, उन पर दृष्टि जानी चाहिए, उनकी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन 1901 से लगा कर के और 2022 तक का ये जो समय है, उसमें जो अनेक संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे गए और उसमें एक दृष्टि जो पश्चिम में विकसित की गई, पश्चिम के इतिहासकारों के द्वारा विकसित की गई, वो अपने आप में चुनौती हमारे लिए बनी है, क्योंकि वो केवल उनके संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन तक ही सीमित नहीं है। उनका जो समग्र दृष्टिबोध है, जो यूरोप का दृष्टिबोध है, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को और संस्कृत साहित्य को देखने का, वो कहीं न कहीं आता है। और जो आज हमारे लिए बहुत चुनौती बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि एक डिकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड, भारतीय मानस का निरुपवेशीकरण, जो उपनिवेशीकरण के संस्कार कॉलोनाइजेशन के पीरियड में, उपनिवेश काल में वो छोड़ के गए हमारे लिए, उनसे कैसे मुक्त हों। और मैं यह भी कहता रहा हूँ कि जो अत्यंत परंपरावादी पंडित रहे हैं काशी के, उनमें भी ये संस्कार उपनिवेशवादी दौर के आए, क्योंकि अंग्रेज सरकार के तो भक्त हो गए थे उनमें से कई, प्रशस्तियां लिख रहे थे। तो जो उपनिवेशवादी मानसिकताएं हैं, उनसे वे प्रभावित न हुए हों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो अत्यंत संस्कारशील परंपरानिष्ठ काशी की पांडित्य परंपरा में भी जो औपनिवेशिक मानसिकताएं आ गई हैं, उनके तहत यदि वो इतिहास लेखन कर रहे हैं, और जो पश्चिम के लोग इतिहास लिख करके हमारा दे गए, मेरी जानकारी में सबसे पहला इतिहास उसमें 1865 से लगा करके पश्चिम के, यूरोप के, अमेरिका के विद्वानों की परंपरा, जिसका असर कहीं न कहीं से हमारे ऊपर आता ही है। वहाँ जो काम होता है उसको हम तो देखते ही हैं, और उनकी जो दृष्टि है, वह एक संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखने की दृष्टि है। उससे अनेक भ्रांतियाँ और विसंगतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, और वो भ्रांतियाँ और विसंगतियाँ जो भारतीय लेखक हैं संस्कृत साहित्य के, उनमें भी आई हैं। ये जो संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन का उपक्रम है, यह तो किसी न किसी रूप में 1789 से ही शुरू हो जाता है। 1789 में सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल का संस्करण छपा। ये बड़ी संस्कृत साहित्य, ये भारतीय इतिहास के क्षेत्र में, विश्व इतिहास के क्षेत्र, विश्व साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में बड़ी ही क्रांतिकारी घटना रही है। इस पर मैं अन्यत्र खूब कहता रहा हूँ कि पूरे विश्व का ही परिदृश्य बदल जाता है जैसे ही 1789 में सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल का संस्कृत पाठ के साथ अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होता है, और उसके क्या क्या यूरोप में
उससे क्या-क्या चौंका देने वाली घटनाएँ हुई, उनकी चर्चा मैं करता रहा हूँ। लेकिन संस्कृत साहित्य के पूरे परिदृश्य पर धीरे-धीरे विलियम जोन्स के इस किताब शाकुंतल के आ जाने से, उसका अंग्रेजी अनुवाद सहित संस्करण आ जाने से यूरोप में जाती है और अनेक कवियों पर फिर चर्चा होती है कि एच.एच. विल्सन लिखते हैं संस्कृत के नाटककारों पर, थिएटर ऑफ हिंदूज़ अपनी किताब में वो अनेक संस्कृत के नाटककारों पर लिखते हैं, संस्कृत साहित्य के इतिहास को एक तरह से वे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद मैक्स मुलर आते हैं और वो 1865 में अपना इतिहास लिखते हैं। तो ये इतिहासकार क्या कर रहे थे और उनकी किताबें यहाँ चलीं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गईं। जो विश्वविद्यालय बने, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, ये जो मुख्य विश्वविद्यालय बनाए, अंग्रेजों के समय बनाए गए, उनमें जो शिक्षा प्रणाली थी, उनमें तो यही पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम से इन्हीं लोगों की पढ़ाई गईं। तो इनकी जो सीमाएँ थीं और इनकी जो दृष्टि की विसंगतियाँ थीं, वो कहीं न कहीं इनकी किताबों में आई और वो हम लोग जो पढ़ा, हमारे गुरुओं ने जो पढ़ा हमारे जिन गुरुओं ने अंग्रेजी माध्यम से इन विश्वविद्यालयों में पढ़ा हो, भले ही वो हमारे गुरु जो इलाहाबाद जैसे महनीय विश्वविद्यालय के थे, वहाँ भी तो अंग्रेजी माध्यम से बड़े-बड़े गुरुजनों ने उनको पढ़ाया, बड़े गुरुजन थे उस समय। तो कहीं न कहीं उनकी मानसिकताओं में असर इस विश्व दृष्टि का, इस विश्वबोध का आया। ए.के. वार्डर उनका नाम, परिश्रम से संस्कृत साहित्य के इतिहास के अद्यतनीकरण का प्रयास ए.के. वार्डर ने किया, जो मेरी जानकारी में लेटेस्ट यूरोप से या पश्चिम से निकलने वाली संस्कृत साहित्य के इतिहास की ग्रंथमाला है। लेकिन जो उनकी दृष्टि है, वो किस प्रकार से दुराग्रह उनके आते हैं, पूर्वाग्रह उनके आते हैं कि वे यही मानते हैं कि आर्य लोग बर्बर, घुमंतु ट्राइब्स थे, गडेरिये थे और यहाँ वो आए, बाहर से उनका संघर्ष हुआ। यहाँ पहले से अधिक विकसित सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता थी, उससे उनका टकराव हुआ। ये उन्होंने भी अपने इतिहास में लिखा है और उससे फिर एक संस्कृति का आपस में सामंजस्य हुआ और भारतीय संस्कृति उससे बनी। खूब उदाहरण देते हैं, खूब पढ़ा है ऋग्वेद को। वृत्रासुर से, शंबर से इंद्र के संग्राम, असुरों से उनके संग्राम की सारी जो आख्यान है ऋग्वेद के, उनको बताते हैं कि ये आर्यों और आर्येतरों के बीच के संग्राम के आख्यान हैं ऋग्वेद में। तो ये 1865 नहीं, 1860 में आई मैक्स मुलर की हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये कदाचित पहली व्यवस्थित पुस्तक थी। हालांकि मैक्स मुलर का तो रेंज था, वो वेद के विद्वान थे। ऋग्वेद के लिए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष पूरे दे दिए। इतनी तपस्या, इतनी साधना कम लोगों ने की है संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए। हम लोगों में, मैं तो आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय जैसे इन्हें गिने लोगों को छोड़ करके और किसी की ऐसी साधना नहीं है जो मैक्स मुलर की साधना है, महनीय साधना है, जिसको मैक्स मुलर के दर्शन जब विवेकानंद ने उन्हीं के कक्ष में ऑक्सफोर्ड में जाकर के किए, तो उन्होंने लिखा कि प्रवेश करते ही मुझे लगा कि वैदिक ऋषि जैसे मेरे सामने बैठा हुआ है, सारे वेदों की पुस्तकों से घिरा हुआ, क्या-क्या, कैसा उसका जाज्वल्यमान आभामय मुखमंडल था। बहुत गदगद होकर के उन्होंने वर्णन किया है। 2 पृष्ठ में छपा हुआ है जो विवेकानंद ने कहा है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, जो अद्वैत आश्रम से छपे हैं कलकत्ता से। तो जब मैक्स मुलर को गालियां दी जाती हैं, तो मैं इसका उल्लेख करता हूँ कि विवेकानंद को थोड़ा बहुत यदि उनके प्रति कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा है, तो ये गंदी-गंदी गालियां और उसको चोर कहा लोगों ने, मूर्ख लोगों ने, जिनको पता ही नहीं था। किसी ने कहा कि गीता चुरा के ले गया वो। चार्ल्स विल्किंस ने 1784 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद छाप दिया। यूरोप को मालूम था गीता के बारे में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही। मैक्स मुलर तो बेचारे बहुत बाद में आए। वो क्यों गीता चुराने यहाँ आए? वो तो हिंदुस्तान में कभी आए ही नहीं। जिंदगी भर ऑक्सफोर्ड में रहे, जर्मनी में रहे, हिंदुस्तान नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वहां, क्योंकि अगर मैं चला गया तो मेरे सपनों का जो भारत मेरे मानस में बसा हुआ है, जो वेदों का भारत, जाज्वल्यमान अतीत वाला भारत, वो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जो भारत में वहां जाकर के मैं देखूंगा। मैं जानता हूँ इस समय कैसा भारत है। तो ये मैक्स मुलर की साधना थी, उनकी अपनी एक दृष्टि थी, एक अतीतोन्मुखी दृष्टि इन लोगों की थी। यह उसकी एक सीमा है कि एक एक वैदिक काल भारत का रहा है, जो ऋग्वेद भारत ने दे दिया विश्व को, बस वो विश्व की अनोखी देन है। उसके बाद का जो संस्कृत साहित्य है, उस पर थोड़ी थोड़ी दृष्टि डालते हैं, उनके लिए उतना महत्व तो नहीं है। पूरे संस्कृत साहित्य को वे एक अजायब घर की तरह से, म्यूजियम पीस की तरह देखते हैं। ऋग्वेद को भी उसी दृष्टि से देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता का प्राचीनतम नमूना हमको इसमें देखने को मिलता है कि एक अजायब घर की दृष्टि से यह दृष्टि जो है, तो एक म्यूजियमोलॉजी देखने की संस्कृत में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो दृष्टि विकसित हुई,
वह मैक्स मुलर से चली और एक क्यूरियो पीस की तरह से उसको देखते हैं कि एक अजनबी संस्कृति है, वो बहुत प्राचीन संस्कृति का नमूना हमारे सामने उससे झलकता है, उस दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद तो 1860 के बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, वेबर जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कितना काम इन लोगों ने किया है। 1878 में उनकी किताब आई इंडियंस लिटरेटूर उन कल्तूर, ये भी जर्मनी में 1887 में आई। श्रोडर की किताब है। और फ्रेजर की किताब आई लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके कुछ बाद 1890 में मैकडॉनल्ड की हिस्ट्री। ये हम लोगों के समय तक हमारे पिताजी भी इसको देखते थे, जो संस्कृत के प्रोफेसर रहे कॉलेज में, मैकडॉनल्ड की हिस्ट्री हमारे घर में रहती थी, उसको भी हमने देखा। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये पहला संस्करण इसका 1890 में आया। और फिर ओल्डनबर्ग का फ्रेंच में इतिहास आया। ओल्डनबर्ग बड़े विद्वान हैं। ये सब लोग वेदों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, बहुत स्वाध्याय इन्होंने वेदों का किया ओल्डनबर्ग ने। तो डे लिटरेचर देस आल्टेन इंडियंस 1903 में ओल्डनबर्ग का आया। और लेस लिटरेटूर्स दे इंडे, ये वी हेनरी की किताब आई फ्रेंच भाषा में 1904 में। ये विदेशों में जो इतिहास आए उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, और जिनका असर कहीं न कहीं हमारे गुरुओं पर रहा है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। उनके गुरु जो थे वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते रहे और कितने महनीय हैं वो। चाहते तो अंग्रेजी में लिख सकते थे, ये हमको रथ साहब ने बताया, जो उनसे सीधे पढ़े हैं, उनके जो साक्षात शिष्य रहे हैं, कि बढ़िया अंग्रेजी थी पंडित बलदेव उपाध्याय की, अंग्रेजी माध्यम से भी वो पढ़ा लेते थे। लेकिन हिंदी के प्रति जो निष्ठा और भारत की भाषा में भारत के लोगों के लिए मैं काम करूंगा, यह जो भावना, ये देश सेवा की भावना जो अंग्रेजी राज के समय आई हमारे पंडितों में, कि अंग्रेजी राज का प्रतिकार यदि करना है तो अपनी भाषा में काम करके अपने लोगों को बताना है। तो वो सच्चे देश सेवक थे पंडित बलदेव उपाध्याय। सारे जो पंडित लोग जो हिंदी में उस समय लिख रहे हैं, उन्होंने उसी भावना से हिंदी में लेखन कार्य किया। वो सब अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ चुके थे और अच्छी अंग्रेजी। उन्होंने तो लक्ष्मण शास्त्री तेलंग ने तो शेक्सपियर के नाटकों का संक्षिप्त रूपांतर संस्कृत में तैयार किए, तो कितनी बढ़िया उनकी अंग्रेजी रही होगी। पूरा शेक्सपियर उन्होंने पढ़ रखा है। ये सारे पारंपरिक पंडित जो उस समय काशी में 19वीं शताब्दी में काम कर रहे थे, अंग्रेजों से उनका संपर्क और अंग्रेजी सब सीख चुके थे। तो उन्होंने हिंदी में लिखा या संस्कृत में लिखा, तो देश सेवा की भावना उसके पीछे एक रही होगी। लेकिन ये जो इतिहास लिख रहे हैं उस पर उनकी नजर है, तो विंटरनित्ज का इतिहास आ गया। अब मंगलदेव शास्त्री उसका अनुवाद कर रहे हैं, जो वो भी काशी के बड़े पंडित हैं, अच्छे पंडित हैं मंगलदेव शास्त्री। तो 3 खंडों में जर्मन भाषा में विंटरनित्ज का इतिहास आया। वह अब तक के जितने इतिहास हैं उनमें सबसे ज्यादा परिपूर्ण था। उन्होंने इंडियन लिटरेचर शीर्षक दिया, हालांकि संस्कृत साहित्य का ही इतिहास उन्होंने ज्यादातर लिखा है, कहीं कहीं तमिल और कन्नड़ भाषा के ग्रंथों का उन्होंने जिक्र किया है विंटरनित्ज ने। लेकिन वह 3 खंडों में विशालकाय इतिहास उन्होंने लिखा, उससे काफी परिपूर्ण हुआ संस्कृत साहित्य का इतिहास लेखन। उसके बाद तो फिर और भी इतिहास आ जाते हैं। विंडिश का इतिहास आता है 1917 में। उसके बाद कीथ आ जाते हैं, जिनका बड़ा योगदान है। इनकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जिन गुरुओं से हमने पढ़ा, उन्होंने इनकी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया। तो इन लोगों के संस्कार हमारे गुरुओं में आए और हमारे गुरुओं के संस्कार हम में आए। तो कीथ की हिस्ट्री तो हमारे घर में रहती थी। 1924 में पहले निकली थी अंग्रेजी में, संस्कृत ड्रामा निकला कीथ का, और हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर 1928 में उनका निकला। और ये बड़े विद्वान हैं, ये भी कीथ, जो एडिनबरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और अच्छे अध्येता वो संस्कृत साहित्य के हैं, सरदय समीक्षक भी हैं। उन्होंने इन सब जितने लेखक इसके पहले हो चुके हैं, उनकी अपेक्षा ज्यादा निष्ठापूर्वक संस्कृत के कवियों को, संस्कृत के नाटककारों को समझने का प्रयास किया। इसीलिए उनकी पुस्तकें सराही भी बहुत गई भारत में, और भारत में उनके संस्करण खूब निकले, उसके हिंदी अनुवाद हुए। मेरे पास भी कीथ की किताब का जो हिंदी अनुवाद है, मोतीलाल बनारसीदास से छपा हुआ, वो है। और अंग्रेजी में भी उनके संस्करण भारत में खूब मिलते हैं। तो ये परिदृश्य था, इस पर थोड़ी दृष्टि रखना पड़ेगी यदि हम संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन जो भारत में हुआ है उस पर दृष्टि डालते हैं। तो पश्चिम में यूरोप के लोगों के द्वारा, अमेरिका के विद्वानों के द्वारा जो लेखन किया गया, वो किस तरह से प्रभावी रहा है हमारे गुरुओं पर, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। क्योंकि आप लोगों की पीढ़ी तो बहुत बाद की पीढ़ी है, तो हमारी पीढ़ी ने जिन लोगों से अध्ययन किया, उन लोगों में इनके संस्कार कहीं न कहीं आए। और बहुत बाद में हमको पता, इस बात का एहसास हुआ कि जिन गुरुजनों ने हमको पढ़ाया, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य का ह्रास होता चला गया। मुझे बाद में फिर बहुत बुरा लगने लगा
कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे अपने अध्ययन से लगा कि संस्कृत साहित्य का ह्रास तो नहीं हुआ, और 10वीं शताब्दी के बाद उसमें नए प्रयोग खूब होते हैं, नई संभावनाएं उसमें आती हैं, और नए कवि बहुत सारे आते हैं, और बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारे गुरु जो थे आचार्य पंडित रामजी उपाध्याय, उनको छोड़ करके बाकी जो इतिहासकार हैं अधिकांश में, उनके मन में कहीं न कहीं ये धारणा है कि संस्कृत साहित्य का जो मूल्यवान है, जो अत्यंत महनीय गौरवमय साहित्य है, वो तो बस 11वीं 12वीं शताब्दी तक आया, भभूति तक आते-आते चुक जाता है। उसके बाद चर्चा की जाए, क्योंकि इतिहास तो लिखना ही है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपने इतिहास में 2 अध्यायों के शीर्षक यही रखा है, संस्कृत साहित्य का अपकर्ष काल, संस्कृत नाटक 12वीं शताब्दी के बाद, और संस्कृत महाकाव्य का अपकर्ष काल, संस्कृत महाकाव्य 12वीं शताब्दी के बाद। वो मुझे उनसे असहमति है, वे अपकर्ष काल इसको क्यों कहते हैं? मैं यही पूछता हूँ कि अपकर्ष, मेरी दृष्टि में मुझे नहीं लगता कि अपकर्ष हो रहा है। अधिक मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है, अधिक कवि आ रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये रहा कि क्या 18वीं शताब्दी के पहले हमारे किसी आचार्य ने ये कहा कि संस्कृत साहित्य में अपकर्ष हुआ है? कालिदास के बाद अपकर्ष हुआ, कालिदास के बाद अ, ह्रास होता चला गया। उनको कविकुल गुरु तो कहा। तो हमारे यहाँ तो ये भी माना गया कि गुरु से अच्छा भी लिख सकते हैं शिष्य, गुरु से ज्यादा ज्ञान परंपरा का विकास कर सकते हैं। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि कविकुल गुरु वो हो गए तो उनके बाद फिर अच्छा नहीं लिखा है। कवयः कालिदासाद्यः बहुभूतिर्महाकवि और उत्तरे रामचरितेतु बहुभूतिर्विशिष्यते, यह भी पंडितों ने कहा। हमारे यहाँ के आचार्यों ने यह भी कहा कि कालिदास बहुत महान है, कविकुल गुरु हैं, लेकिन बहुभूति ने तो कुछ अर्थों में उनको पीछे छोड़ दिया है, और कालिदास आदि कवि हैं तो बहुभूति तो महाकवि हैं, ऐसा भी कहा। हालांकि उस पर किसी ने परिहास करते हुए उसका उत्तरार्ध लिखा कि तरवः पारिजाताद्या स्नुहि वृक्षो महातरुः। अ, पारिजात जो है तरु है, केवल पौधा कह दो उसको, और जो थूहड़ का पेड़ है उसको महातरु कह दो। तो कालिदास और भभूति में अगर तुलना कर रहे हो तो हम तो ऐसी तुलना करेंगे। कुछ हद तक अच्छी भी तुलना उन्होंने की है। जो एक संस्कृत साहित्य का इतिहास लेखन हमारे देश में सूक्तियों के माध्यम से होता रहा, और एक इतिहास दृष्टि उसमें विकसित की जाती रही कि कैसे उत्तरोत्तर विकास, अगर भारवी हैं तो माघ हैं, और उदिते नैषधे काव्य को माघ क्वच भारवी। 12वीं शताब्दी में तो नैषध आ जाता है, तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी, ये फिर हमारे पंडितों ने कहा। क्योंकि प्रकर्ष तो बहुत है श्रीहर्ष में, कविता का प्रकर्ष भी है, और जो पूरी विचार परंपरा है, दर्शन की परंपरा है, इतने बड़े महान दार्शनिक लिख रहे हैं, तो अलग तरह की कविता की वानगी वहां आती है, शास्त्र काव्य भी बनता है वहां। तो इसको विकास ही माना, इसको ह्रास नहीं माना। तो हमारे यहाँ किसी आचार्य ने, कि किसी आनंदवर्धन ने, किसी पंडितराज जगन्नाथ क्यों कहेंगे कि ह्रास हो गया। वो तो खुद कहते हैं कि मैं इतना अपने युग का कवि मैं बैठा हुआ हूँ। विद्वांसो वसुधा तले पर्वच श्लाघासु वाचम यमः और हास्य दास्यति कस्य स्वर माधुरी मधरयन वाचाम विलासो मम। ऐसा मेरा वाणी का विलास है कि स्वर वामाओं की माधुरी जो है अधरित हो जाती है। इतना उनको गौरव है अपनी कविता पर। वो कौन अपने आप को कालिदास से कम मानते हैं, वो इतने बड़े आचार्य भी हैं, तो वो तो कहेंगे ही नहीं। वो तो इतने महान आचार्य हैं, रसगंगाधर कार, और इतने बड़े कवि हैं, और अपने कविता का उनको गर्व भी इतना है। तो पंडितराज जगन्नाथ तक, अप्पय दीक्षित तक, रेवा प्रसाद द्विवेदी तक, जो महनीय आचार्य हो गए, जो महान आचार्यों की गौरवमयी श्रृंखला है, उन आचार्यों में किसी ने क्या यह कहा कि संस्कृत साहित्य का उत्तरोत्तर ह्रास हो गया है। तो ये संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले, भले ही वो आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय हों या एस.के. देव हों, बहुत महान पंडित हों, उन्होंने यदि कहा है कि पीरियड ऑफ डिकेंडेंस है, ये ह्रास का काल है, तो उस पर हमारे जैसे छोटे लोग यदि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई कहाँ ह्रास हुआ है, हमको समझाइए। क्योंकि बहुत सारे नए प्रयोग ऐसे होते हैं जो कि भभूति के पहले, श्रीहर्ष के पहले संस्कृत साहित्य में कभी हुए ही नहीं। ऐसा प्रतिभा का अद्भुत प्रकर्ष है कि पूरा जॉनर, नई विधा आ जाती है गीत गोविंद के साथ। 12वीं शताब्दी में तो पूरी राग काव्य की परंपरा जो कि 19वीं 20वीं शताब्दी तक निरंतर चलती रही, वो गीत गोविंद के साथ आ जाती है। कितना बड़ा प्रयोग है कि लोक भाषाओं के छंद आ गए। सा विरहे तव दीना माधव मनसिज विशिख भया देव भाव नया त्वयि लीना। एकदम नया छंद आ गया, पचझटी का छंद, चौपाई छंद आ गया। कथित समयेपि न हरिराय यौवनम मम विफलमिद ममलमपि रूप यौवनम।
यह जो एकदम नया छंद आ गया, ये लोक भाषाओं के छंद आ गए जो जयदेव की काव्य माधुरी में आ गए, तो नए छंद आ रहे हैं और बहुत सारे नए छंद, एकदम से बहुत सारे नए छंद आते हैं। लोक भाषाओं से जो संपर्क होता है, और नए नए प्रयोग भी खूब होते हैं संस्कृत कविता में। तो ये जो धारणा बना दी गई, ये पश्चिम से आई हुई धारणा थी, जो कॉलोनाइज मेंटेलिटी थी कि इन लोगों को ये बताना है कि आपका केवल अतीत स्वर्णिम है, आपका वर्तमान अंधकारमय है, तभी तो प्रभु यीशु ने हमको आपके ऊपर राज करने के लिए यहाँ भेजा है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा यही बताना चाहिए कि आप वर्तमान में असभ्य, जंगली, बर्बर लोग हैं। बर्बर ही कहा भी है उन्होंने हम लोगों को, जिन पर शासन करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। तो आपकी संस्कृति थी तो ऋग्वेद के काल में ही महनीय थी। इसी दृष्टि से इतिहास हम लिखेंगे इनका, इनको यही बताएंगे। तो हमारे सारे अधिकांश गुरुजनों के मन में ये भावना आ गई कि भारत का संस्कृत साहित्य का एक स्वर्णिम अतीत है, उसका स्वर्ण काल है। उसके बाद उसका 12वीं शताब्दी के बाद ह्रास होता जाता है। एक किताब मैंने आउटरे ट्रस्के की अभी देखी है, जो उन्होंने मुगल पीरियड में जो इतिहास, मुगल पीरियड में जो संस्कृत लिखा गया, उस पर लिखी गई, उस पर भी चर्चा मैंने की है। तो उसमें उनका कहना यह है कि 1550 से 1650 के बीच का जो की जो 100 साल की अवधि है, वह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है। और तर्क पूर्वक ही उन्होंने कहा है कि कितना नया साहित्य आ रहा है, फारसी से जो आदान प्रदान हो रहा है, उसके प्रभाव से जो नई भाषा बन गई है हिंदुस्तानी, उसके साथ संपर्क से संस्कृत साहित्य में कितने नए प्रयोग हो रहे हैं, इतिहास के कितने नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। ये 100 साल की अवधि जो 17वीं शताब्दी के पहले की है, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच की, यह संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, ऐसा वो कहती हैं। वो अमेरिकन है। तो ये जो दृष्टि आई, उसके कारण बहुत अन्याय भी हुआ कि अकबर के समय यदि कोई हुए हैं कवि गोविंद, कवि जिनको अकबरी कालिदास कहा गया, उनकी कोई चर्चा ही हम नहीं करेंगे। उनके तो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। और कितने सारे महनीय बड़े बड़े आचार्य हो गए मुगल काल में, अकबर के समय, जिन्होंने की बहुत समृद्ध किया है संस्कृत साहित्य को, उसकी पूरी उपेक्षा कर दी जाती है, कोई चर्चा नहीं करता। यह जो बाबर के आने के बाद संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया, उसमें बहुत सारा साहित्य इतिहास काव्यों का है। अकबर पर बहुत सारा साहित्य है, जहांगीर पर काव्य हैं, अब्दुल रहीम खान खाना पर तो बहुत अच्छा काव्य है, रुद्र कवि का खान खाना चरितम, और अच्छे कवि हैं वो। ठीक है, कालिदास बहुत महान है, भभूति बहुत महान है, वो अपने एक युग में उतनी बड़ी प्रतिभा पैदा होती है। हम छोटे युग में छोटे लोग, लेकिन साहित्य का विकास तो हमसे ही होगा। वो जितना विकास कर गए उसी पर अटक जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे आप। कालिदास ही से ही केवल नहीं चलते, ये संस्कृत साहित्य की जो विकास यात्रा है, वो तो कल्हण से भी चलेगी, वो तो जयदेव से भी चलेगी, वो तो भानुचंद्र गणी, सिद्धिचंद्र भानुचंद्र जो आ गए मुगल काल में, उनसे भी आगे बढ़ेगी। उसमें जो भानुदत्त मिश्र हुए, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, उनसे भी आगे बढ़ेगी। महान कवि नीलकंठ दीक्षित आते हैं 17वीं शताब्दी में, उनको आप पढ़िए, गंगावतरण महाकाव्य और शिवलीलार्णव महाकाव्य। और एक जो अप्राप्य उनका महाकाव्य था, उसका एक संस्करण मैंने निकाला है, मुकुंद चरितम महाकाव्य। तो ये बहुत अद्भुत कवि हैं, और कितना बड़ा उनकी कविता का दायरा और कितनी समृद्ध कविता है। कालिदास की वेदर भी रीति, वही कल्पनाएं, उर्वर कल्पनाएं उस तरह की। अप्पय दीक्षित भी बहुत बड़े कवि हैं, उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के परम पितृव्य परम गुरु थे अप्पय दीक्षित, नीलकंठ दीक्षित के। तो इतने बड़े कुल में, गौरवशाली परंपरा में इतने महान कवि हुए। विश्वेश्वर पांडे हुए अल्मोड़ा में, वो भी बहुत अच्छे। कितने नए प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। विश्वेश्वर पांडे की कविता आप पढ़िए यदि, तो कितनी नई इमेजरी उसमें आती है। मुक्तक कवि कितने अच्छे वो हैं, जिन्होंने काव्यशास्त्र पर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत सारे नए प्रयोग होते रहे हैं, और नई विधाएं विकसित की जाती रही हैं, उन पर दृष्टि नहीं जाती है। एक इतिहास की चर्चा मैं करूंगा, जिसका बहुत प्रभाव हमारे गुरुजनों पर भी रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी उसको बहुत पढ़ते थे, और वो बहुत अच्छा इतिहास है।
उसको आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको भी देखना चाहिए। असल में कमजोरी जो हमारे यहाँ हमारे विद्यार्थियों में संस्कृत जगत में आई कि अन्य भाषाओं का अभ्यास वो कम करते हैं। जो अंग्रेज लोग जो शिक्षा प्रणाली विकसित कर गए उसमें एक अच्छाई ये थी कि अंग्रेजी का अच्छा अभ्यास कराया जाता था, जर्मन और फ्रेंच भी कई बार सीखना पड़ती थी। हमारे गुरुओं में कई लोगों ने जर्मन और फ्रेंच सीखी, तो एक बड़ी दृष्टि उससे आती है, जो बाहर काम हो रहा है उससे परिचित होते हैं। तो यह प्रश्न उठा कलकत्ता विश्वविद्यालय में कि संस्कृत साहित्य का एक समग्र इतिहास कलकत्ता विश्वविद्यालय जब बना है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक प्रस्ताव यह आया कि अभी तक जितने इतिहास हैं उनमें विंटरनित्ज का इतिहास सबसे सर्वांगीण है, तो उसका अनुवाद करा दिया जाए अंग्रेजी में और उससे काम चल जाएगा। क्योंकि संस्कृत के छात्रों को संस्कृत साहित्य का इतिहास यदि पढ़ाना है तो कौन सी किताब उचित होगी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया कि अंग्रेजी अनुवाद करके उसको प्रस्तुत कर दें, उनमें बहुत बड़े विद्वान थे। डॉक्टर एस.के. दे, आप लोग परिचित होंगे, सुशील कुमार दे, जिन्होंने काव्यशास्त्र का इतिहास भी लिखा है। 1923 में संस्कृत काव्यशास्त्र का हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत पोएटिक्स उनका आया, और पी.वी. काणे का भी लगभग उसी साल आया, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास की चर्चा जब हम करते हैं तो संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास जिन्होंने लिखा है उनको भी दृष्टि में रखना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। संस्कृत काव्यशास्त्र के विकास पर हम दृष्टि डालेंगे तभी हम संस्कृत साहित्य के विकास के इतिहास को भी समझ सकेंगे। तो एस.के. डे उस समय बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे, और एस.एन. दास गुप्ता बहुत बड़े दार्शनिक थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये लोग बड़े प्रोफेसर थे। तो इनसे कहा गया कि इन्होंने विंटरनित्ज का इतिहास देखा तो इनको लगा कि ये भी आउटडेटेड हो गया है, तो क्यों ना हम लोग प्रयास करके एक संस्कृत साहित्य का परिपूर्ण इतिहास लिख डालें, या कम से कम विंटरनित्ज ने जो लिखा है उसका एक खंड अनुवाद में आ चुका था तब तक। 2 खंड उनके अनुवाद में आ चुके थे इस बीच, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ही ओर से प्रयास से। उनमें वैदिक साहित्य का और बौद्ध और जैन साहित्य का इतिहास पूरा हो गया था। तो एस.के. दे और एस.एन. दास गुप्ता ने प्रस्तावित किया कि जो क्लासिकल लिटरेचर बचा है वो तो विंटरनित्ज का वो भी आउटडेटेड है, तो हम लोग एक नया इतिहास ही लिखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर उन्होंने लिखने का संकल्प किया। ये आज़ादी जिस साल मिली है उसी साल प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही अच्छा इतिहास है। जिस तरह से समीक्षा की है उन्होंने, बड़ी तीक्ष्ण मेधावी लोग हैं ये लोग दोनों, वो पठनीय है संस्कृत के छात्रों के लिए। और मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे उस पर भी बहुत सारी आपत्तियां मेरे मन में आती हैं, उनको समझना चाहिए। आप देखिए, एक विचित्र बात है, मैंने जब रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख पढ़े संस्कृत साहित्य के बारे में, कालिदास पर जो उन्होंने लिखा है, बाणभट्ट पर जो उन्होंने लिखा है, संस्कृत कवियों के बारे में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसको संस्कृत के छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। वो तो उनके हिंदी अनुवाद भी मिलते हैं। प्राचीन साहित्य नाम से संस्कृत साहित्य पर लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के जो लेख हैं वो हिंदी अनुवाद में बहुत पहले छपे थे इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। वो बहुत पुरानी किताब मेरे पास भी है। अद्भुत लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या दृष्टि है। आप 1913 1910 में वो लिख रहे हैं, कालिदास पर वो लिख रहे हैं, बाणभट्ट पर वो लिख रहे हैं। और एक कवि जो इतना मेधावी कवि है, विश्व कवि है उस समय का, वो कैसे देखता है इन कवियों को, वो कैसे उनकी समीक्षा करता है। उनकी अपनी एक इतिहास दृष्टि है उसके पीछे, वो पूरे संस्कृत साहित्य की परंपरा को अपनी उस दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने भी कहीं ये नहीं कहा कि ह्रास हो गया है। वो कालिदास पर खूब लिखते हैं, कितना गदगद होकर के लिखते हैं। शकुंतला पर उनका लेख तो बहुत ही सुंदर है, वो अपने आप में एक कविता भी है। शकुंतला पर जो लिख दिया है, कुमार संभव पर जो लिख दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और संपूर्ण कालिदास की कविता पर, कादम्बरी पर जो उन्होंने लिख दिया, और कैसे एक भारतीय महान कवि किस दृष्टि से समझता है। जो समीक्षा लगभग उसी समय वेबर कर रहे हैं बाणभट्ट की, कि ये तो ऐसा बीहड़ जंगल है कि इसको कुल्हाड़ी लेकर के और काटो एक एक झाड़ी झंखाड़, तब इसमें एक एक कदम चलना पड़ता है। बाणभट्ट की जो कादम्बरी है उसमें, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितना सराहना उसकी की, कि ये ऐसी अद्भुत चित्रों की श्रृंखला है एक के बाद एक, कि रम जाता है इसको मन। एक एक चित्र, कहीं शूद्रक का वर्णन किया तो उसका पूरा चित्र है, कहीं फिर जो शबर है उसका चित्र किया, तो एक अद्भुत चित्रमाला बाणभट्ट गूंथते चले जाते हैं। एक पूरा पूरा स्टूडियो हमारे सामने खोल देते हैं, उसमें हम जैसे चल रहे हैं। ऐसा ये एक दृष्टि है बाणभट्ट को समझने की, कविता और चित्रकला के संबंध के द्वारा। तो ये मुझे जो आश्चर्य हुआ कि एस.के. डे साहब भी बंगाली हैं, एस.एन. दास गुप्ता साहब भी बंगाली हैं, अपने बंगाली होने पर उनको गर्व है, और बहुत बढ़िया अंग्रेजी के कितनी अंग्रेजी अगर सुधार ना हो तो इसको पढ़ना चाहिए।
इतनी बढ़िया अंग्रेजी इन लोगों की है, और रविन्द्रनाथ टैगोर उनके पहले इतना लिख चुके हैं, उनको मालूम भी है, लेकिन कहीं उल्लेख तक नहीं करते। कालिदास पर इतनी बढ़िया समीक्षा की है एस.के. दे ने, कहीं रेफर तक नहीं किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ कहा है कालिदास पर। और उनकी जो दृष्टि है वो यूरोप से प्रभावित दृष्टि है, इन दोनों की ही। रविन्द्रनाथ को अगर पढ़ लेते ठीक से तो शायद उनको लगता है कि हमारी दृष्टि में कहीं चूक हो रही है हमसे। वही बातें कह रहे हैं एस.के. दे कि इतना लंबा लंबा वर्णन करते हैं, भारवी, माघ, कथा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जिस बात के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि के रूप में सराहना करते हैं कि ये कथा कहने की जल्दी क्यों होनी चाहिए। ये भारत की परंपरा नहीं है कि जल्दी से एक कहानी एक लीनियर वे में एक कहानी कह दो। हमारी जो परंपरा है, जो दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, हमारी जो कथा कथन की शैली है, तो उसमें रुक करके, थम करके, एक एक चीज का वर्णन करके उसमें रमाते हुए आगे ले जाया जाता है। हमारे यहाँ समय थोड़ा धीरे धीरे चलता है। हमारे यहाँ ऐसी त्वरा नहीं है कि एक घंटे के अंदर पूरी लंबी कहानी जल्दी से सुना देना है, उसमें संघर्ष बता करके, उसमें उत्सुकता उत्पन्न करके उसका समापन कर देना है। हमको तो एक एक पर आनंद लेते हुए, एक एक दृश्य पर आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। ये रसपरक जो दृष्टि है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो इसके द्वारा कालिदास और बाणभट्ट को और संस्कृत कवियों को देख रहे थे। उनको कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के इतने महत्वपूर्ण लेखों का कहीं संदर्भ ही नहीं दिया एस.के. दे ने और एस.एन. दास गुप्ता ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख करते हैं 2 जगह अपनी हिस्ट्री में। उल्लेख कहाँ करते हैं कि उनकी एक कहानी का संदर्भ देते हैं, जिस कहानी में जो पांडित्य बघारने वाला जो राज दरबार में कोई राज कवि है, उसकी विजय होती है, और अत्यंत ही भावुक जो सुंदर मुक्तक लिखने वाला कवि है, उसकी पराजय हो जाती है। वो एक मार्मिक कहानी है। तो संस्कृत साहित्य की को रहास बताने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की उस कहानी का उल्लेख करते हैं कि जैसे उस रासशील कवि को महान बता दिया गया, उस तरह से संस्कृत के उन पांडित्य बघारने वाले, शास्त्र की चर्चा ज्यादा करने वाले कविता के नाम पर उन कवियों का महत्व होता रहा। इस संस्कृत साहित्य में इस तरह का ह्रास हुआ, वो भी पीरियड ऑफ डिकेंडेंस कहते हैं। उनके भी अध्यायों का शीर्षक पीरियड ऑफ डिकेंडेंस, ह्रास का काल, जो पंडित बलदेव उपाध्याय के 2 अध्यायों का शीर्षक है, वो एस.के. डे और एस.एन. दास गुप्ता की जो हिस्ट्री है, उसमें भी वही शीर्षक उस तरह से वो देते हैं। तो मैं बहुत सारे उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय तो मैंने भूमिका में ही बहुत ज्यादा ले लिया है। एस.के. दे ने जो जो कहा है उसके मेरे पास उदाहरण है। अन्यत्र मैंने ये उदाहरण दिए हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याओं पर जो मैंने लिखा है, और उनको मैं यहाँ किस तरह से वो सुबंधु को कहते हैं कि ये तो एक नो बेटर देन वेरी बेस्ट देन ए स्पेशियस सेवेज, एक जंगली व्यक्ति की तरह वो लगता है। कुछ इस तरह की बातें वो भारवी और माघ के बारे में कहते हैं। इतने महान विद्वान है ये, भारत के गौरव हैं एस.के. दे और एस.एन. दास गुप्ता साहब। उनका हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। बहुत कुछ हमने सीखा उनको पढ़ते हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक कॉलोनाइज्ड मेंटालिटी, जो औपनिवेशिक मानसिकता जो हमारे गुरुजनों में बन गई, हमारे आचार्य रामजी उपाध्याय को छोड़ करके बाकी सारे गुरु भी यही कहते थे कि क्या है बात, किस आधुनिक संस्कृत साहित्य की बात क्यों करते हो, उसमें क्या रखा है। कालिदास को पढ़ो अधिक से अधिक, भगवती को पढ़ो अधिक से अधिक, बृहत्त्रयी हो गई। किसने कह दिया बृहत्त्रयी है? ये भी मैंने प्रश्न किया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालों के कीड़े रेंगते हैं, तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये किसने कह दिया कि बृहत्त्रयी है? किसी आचार्य ने नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि हमारे किसी भी बड़े आचार्य ने, पंडित राज जगन्नाथ तक, अप्पय दीक्षित तक और विश्वेश्वर पांडे तक भी, किसी ने यह नहीं कहा कि माघ, भारवी और श्रीहर्ष ये बृहत्त्रयी है संस्कृत महाकाव्यों की। ऐसी किसी ने चर्चा की हो, आप लोगों को मालूम हो तो मुझे बताइएगा। मुझे नहीं ऐसा लगा। क्यों, ये कहाँ से ये बात आ गई, किस दृष्टि से ये बात आई है, उसको मैं अलग तरह से समझता हूँ। तो ये जो सीमा थी यूरोप के लोगों की, उनकी एक कॉलोनाइज्ड मेंटालिटी खुद थी, और भारत को एक वो अजनबी देश के रूप में, संस्कृत साहित्य को एक म्यूजियम पीस के रूप में जो देखते थे, उसके कारण जो इतिहास लेखन वो कर रहे थे, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भरी कि उसका एक स्वर्णकाल है। और दूसरी बात जो अब थोड़ा समेटने की कोशिश करता हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे अपने कवियों में, आचार्यों में भी क्या संस्कृत साहित्य के इतिहास का एक बोध रहा है, और उनकी क्या एक इतिहास दृष्टि रही है। मुझे लगता है कि कालिदास में भी एक इतिहास दृष्टि तो थी। अपने से पहले के कवि को उन्होंने पढ़ लिया, वाल्मीकि को उन्होंने पढ़ लिया। हो सकता है कि
और भी कवियों को उन्होंने पढ़ा है, भास के नाटक तो उन्होंने पढ़े ही हैं। इतनी बड़ी चुनौती जो भास की उसको समझ रहे हैं। अब एक इतिहास दृष्टि उनमें संस्कृत साहित्य को लेकर के नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पीछे वो वाल्मीकि हैं और भास जैसे महान नाटककार हैं, उनकी चुनौती भी मेरे सामने है। तो जो कह रहे हैं कि अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवास्ति में गति। तो मेरे पहले पूर्व सूरियों की एक बड़ी परंपरा है और उनकी पूरी जो मणियां हैं उनको एक माला में पिरो करके मैं आगे का कार्य करूंगा। तो ये तो अपने आप में एक इतिहास दृष्टि है कि इतनी बड़ी सीरीज है मेरे पहले महान कवियों की, पूर्व सूरियों की, और उनको मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या कार्य कर गए हैं। लेकिन उस सारा जो बिखरा हुआ है उसको समेट करके मैं एक माला में पिरो करके प्रस्तुत करूंगा अपनी कविता में। इतनी बड़ी चुनौती भास को तो जवाब देते ही हैं, बहुत अच्छा करारा जवाब मालविकाग्निमित्रम लिख करके। पूरा मालविकाग्निमित्रम भास के स्वप्न वासवदत्तम का ऐसा अद्भुत जवाब है कालिदास की तरफ से कि जो जो तुमने कह दिया उसको मैं उल्टा करके बताता हूँ। तुमने कह दिया कि महान नायिका वासवदत्ता त्याग करती है और राजा का उसी पर अनुराग रहेगा, तो मैं तुमको असलियत बताता हूँ कि ज्येष्ठा नायिका पर अनुराग नहीं रह जाता, षोडशी पर नजर जाती है उसकी। मेरे समय में तो ये हो रहा है, ये तुमने नहीं लिखा। तो ये जो सारी उन्होंने अपनुति कर दी है भास की, तो पूरी जो इतिहास दृष्टि भारत को समझने की भास दे गए थे उसको नेगेट करते हुए कालिदास एक इतिहास दृष्टि देते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास की भी एक दृष्टि वो कहीं ना कहीं देते हैं हमको। तो बाण आते हैं उसके बाद, उन्होंने तो कई कवियों की प्रशस्ति की है हर्षचरित के आरंभ में। तो कहीं ना कोई दृष्टि उनकी रही होगी कि क्यों वो व्यास की वंदना का आरंभ में करते हैं, क्यों भट्टार हरिचंद की वंदना करते हैं, क्यों वो हाल की गाह सत्सई की बात करते हैं और एक क्रम में करते हैं। तो कोई ना कोई एक कालक्रम कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में है। तो अगर हम जितनी कवि प्रशस्तियां हैं उनको इकट्ठा करें, उनका कालक्रम देखें और कौन लोग हैं ये जो कवि प्रशस्तियां लिख रहे हैं, उनको एक समीक्षा भी है। कालिदास को समझने की एक दृष्टि है, भवभूति को समझने की एक दृष्टि है, तो संस्कृत कवियों को समझने की एक दृष्टि जो परंपरा ने हमको दी और जो एक इतिहास बोध हमको दिया, और उत्तरोत्तर विकासमान काव्य परंपरा के रूप में संस्कृत साहित्य की जो काव्य परंपरा है उसको देखने की जो दृष्टि वहां थी, वो फिर 19वीं शताब्दी से जो उपक्रम हुए यूरोपीय कॉलोनाइज मेंटालिटी के प्रभाव से, उनमें कहीं गुम हो गई। तो उस दृष्टि का संधान हम करें। अब आप लोग खुद देख सकते हैं, आप एक बार देख जाइए हर्षचरित में जो इतने सारे प्रशस्ति के श्लोक हैं आरंभ में, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम। समीक्षा भी उसके साथ करते हैं और अपने समय के कवियों पर जो तीखी टिप्पणी करते हैं बाण अपनी कविता के संदर्भ में, कि कुछ ऐसे कुकवि हैं तो प्रायः कुकवयो लोके रागाधिष्ठित वृत्तय कोकिला इव जायन्ते वाचालाः कामकारिणः सन्ति श्वान इवा संख्या जाति भाजो ग्रहे ग्रहे उत्पादकान बहवः कवयः शरभा इव। कितनी एक कवियों को समझने की दृष्टि भी देते हैं कि कुछ श्वान की तरह कवि है, जाति भाग वो कवि हैं। जाति अलंकार बता रहे हैं उसी समय दंडी, स्वभावोक्ति और जाति, उस पर विवाद हो रहा है कि स्वभावोक्ति और जाति के अलंकार हो सकते हैं, और बाणभट्ट चूंकि असहमत हैं और ऐसे कवि जो इस तरह की कविता लिख रहे हैं जो सतही यथार्थ वर्णन उसमें ज्यादा हो रहा है कि यान्ति वासाय पक्षिणः गतोस्तमर्घः वातीन्दुर यान्ति वासाय पक्षिणः इत्येवमादिषु किम काव्यम, ये भामा इसीलिए प्रश्न उठाते हैं कि इसमें कविता कहाँ है। तो ये जो जाति अलंकार तुम लोग कह रहे हो, और बाणभट्ट उस अपने समय की पूरी कविता की समीक्षा करते हुए बड़ी तीखी टिप्पणी उसको करते हैं। तो अपने समय के संस्कृत साहित्य के इतिहास पर एक टिप्पणी है, प्राचीन काव्य परंपरा पर दृष्टि है पूरी, और कवि नाम अगलत दर्पो नूनम वासव दत्तया। कुछ पहले ही सुबंध हुए हैं, जिन सुबंधु के बारे में पश्चिम के लेखकों ने क्या क्या नहीं कहा कि ऐसा बीहड़ जंगल, और इसके देने भी उसी को दोहराया। उस पर बाणभट्ट ये कह रहे हैं कि कवियों के दर्प को गला देने वाली यह कृति है इत्यादि। भट्टार हरिचंद्र बहुत बड़े कवि उनके समय गद्यकार हो चुके थे, उनकी बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं, और सातवाहन ने जो संग्रह किया है उसकी समीक्षा करते हैं। प्रवर सेन प्राकृत कविता की भी सराहना उसके साथ करते हैं। ये पैरेलल चूंकि चल रही है, संस्कृत काव्य की परंपरा और प्राकृत काव्य की परंपरा, और प्रवर सेन का तो बड़ा प्रभाव संस्कृत के कवियों पर भी पड़ा, इस बात को स्वीकार करते हैं बाणभट्ट। तो हम इस बात को यदि स्वीकार करके संस्कृत साहित्य के इतिहास का लेखन नहीं करेंगे कि प्राकृत काव्य की जो परंपरा है उससे कितना आदान प्रदान हुआ है, प्राकृत के कवियों ने संस्कृत कवियों से बहुत लिया, कालिदास आदि से, और संस्कृत के कवियों ने गाह सत्सई की कविता से बहुत कुछ सीखा और लिया, ये बाणभट्ट समझते हैं। तभी वो कहते हैं कि कीर्ति प्रवर सेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला।
सागरस्य परम पारम कपिसेनैव सेतुना। जिस तरह से सेतु पर चढ़ करके कपिसेना समुद्र के उस पार चली गई, उस तरह से प्रवरसेन की जो कीर्ति है सेतुबंध महाकाव्य की, वह भारत के बाहर भी चली गई। भारत के बाहर भी श्रीलंका आदि देशों में उसके महाकाव्य का पाठ होता रहा इत्यादि वो कहते हैं। यह संस्कृत साहित्य की को देखने की एक दृष्टि बाण से आती है। यदि आप तिलक मंजरी में तो बहुत सारे श्लोक हैं और पूरे कालक्रम से प्रशस्ति तिलक मंजरीकार जो धनपाल हैं वो करते हैं। ये सब विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि समय मैं समझ रहा हूँ कि काफी होता जा रहा है। एक जिसको कि मैं संस्कृत साहित्य का एक लघु इतिहास ही मानता हूँ, वो राजशेखर के 37 श्लोक हैं जो जल्हड़ ने सूक्ति मुक्तावली में कवि प्रशस्ति खंड के अंतर्गत राजशेखर के नाम से 37 श्लोक कवि प्रशस्ति के उद्धृत किए हैं। वो उसी क्रम से उद्धृत हैं। उनमें लगभग एक कालक्रम है और 37 कवियों की एक एक पद्य में राजशेखर प्रशस्ति कर रहे हैं। उनकी कविता की उसमें एक समीक्षा भी है, सराहनापूर्ण समीक्षा है, और कालक्रम लगभग उसमें है। एक जगह व्यतिक्रम हुआ है कालिदास और एक जगह और व्यतिक्रम हुआ है कालक्रम की दृष्टि से। वो या तो जल्हड़ ने जो संग्रह किए हैं वो श्लोक उनमें उन्होंने आगे पीछे किया हो, ये हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि राजशेखर ने यदि ये लिखे हैं, क्योंकि 13वीं शताब्दी में जल्हड़ सूक्ति मुक्तावली में इनको संकलित कर रहे हैं, राजशेखर से बहुत बाद में नहीं है वो। और राजशेखर काव्य मीमांसा 18 अधिकरणों में लिखने वाले थे, वो एक ही अधिकरण में मिलती है। तो हो सकता है कि बाकी के अधिकरणों में उन्होंने संस्कृत साहित्य की जो पूरी परंपरा है उसको समझाने का प्रयास किया हो। जो काव्य मीमांसा है उसमें जिस तरह से चर्चा उठाते हैं राजशेखर, उससे हमको यही लगता है कि आगे के किसी अधिकरण में पूरे संस्कृत साहित्य की परंपरा समझाते और उसके क्रम में उन्होंने ये श्लोक लिखे होंगे। तो आप देखिए कि जो 37 कवियों की लिस्ट है उसमें कहाँ से शुरू करते हैं, पाणिनि से आरंभ करते हैं। उनका तो कहीं कोई उल्लेख नहीं किया जाता, पंडित बलदेव उपाध्याय ने किया है। तो पहला महाकाव्य ही जो वाल्मीकि के बाद प्राप्त होता है वो पाणिनि का है, और उसके बाद कात्यायन का महाकाव्य है। जाम्बवती विजय पाणिनि का और कात्यायन का स्वर्गारोहण महाकाव्य, 2 महाकाव्य ईसा के पूर्व में लिखे गए। अब संस्कृत साहित्य में कवियों की परंपरा इनके बारे में बताती है कि पाणिनि का ये महाकाव्य है। वो कुछ लोगों को प्राप्त भी रहा होगा, उसके श्लोक उद्धृत मिलते हैं, तो हम क्यों नहीं उसकी चर्चा करेंगे। राजशेखर तो उससे चर्चा करते हैं, पाणिनि से आरंभ करते हैं, फिर भास, रामिलक, सौमिल, इन पर चर्चा करते हैं। गुणाढ्य उसी क्रम से चर्चा करते हैं, सातवाहन की प्रशस्ति करते हैं। फिर भारवी, माघ, कालिदास, बाण, मयूर, दिवाकर, श्रीहर्ष, त्रिलोचन। पूरी कालक्रम में कालिदास का नाम जरूर माघ के बाद आ गया है, उसमें कुछ चूक हुई है मेरे ख्याल में संग्रहकार जो जल्हड़ है उनसे। अन्यथा 37 कवियों में कालक्रम से उन्होंने एक एक की विशेषता बताते हुए एक मिनी हिस्ट्री संस्कृत साहित्य की लिख दी है। इट इज द मिनी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर रिटन इन 10th सेंचुरी। ऐसा हमें अंग्रेजी साहब लोग हैं उनको बताने के लिए अपने लेखों में कहता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक 10वीं शताब्दी के आचार्य ने एक छोटा सा इतिहास तो लिख ही दिया था, और जो हमारे सामने है, और कितनी बड़ी दृष्टि उसमें है कि 5 महिला कवियों की चर्चा वो करते हैं। उन पर भी प्रशस्ति लिखते हैं। शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विजया, प्रभुदेवी और सुभद्रा। ये राजशेखर के लगभग समकाल तक ये महिला कवियों की परंपरा को वो लेकर के आते हैं। शीला भट्टारिका पहले हो चुकी है, कदाचित 7वीं 8वीं शताब्दी में, जिनका कि मम्मट भी श्लोक उद्धृत करते हैं। बड़ी कवि हैं, महिला कवि हैं, इनकी सराहना करते हैं राजशेखर। और बड़े कवि, इनमें से 23 कवियों की रचनाएं हमको प्राप्त नहीं है। ये मेरा कहना यह है कि राजशेखर ने 37 कवियों की प्रशस्ति की, उसमें से 23 कवि जो उनकी दृष्टि में पूरे संस्कृत साहित्य की परंपरा में पाणिनि से लगा करके 10वीं शताब्दी तक जो सबसे श्रेष्ठ 37 कवि थे, उसमें से 23 कवियों की तो रचनाएं ही हमको प्राप्त नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि 10वीं शताब्दी तक जितना साहित्य लिखा गया उसका लगभग 60% तो लुप्त हो चुका है। हम इतनी बड़ी परंपरा संस्कृत साहित्य की है, तो जब हम संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो जो विलुप्त काव्य हैं उनकी चर्चा जितनी जिस रूप में प्राप्त है वो की जानी चाहिए, जो कुछ कुछ पंडित बलदेव उपाध्याय भी करते हैं और मैंने भी प्रयास किया अपने समग्र इतिहास के 4 खंडों में कि जो लुप्त नाटक हैं उनके उदाहरण मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत मिलती है। तो जितनी जानकारी मिलती है उतनी तो देना ही चाहिए, उससे एक चित्र पूरा होता है कि महान कवि थे, उनके लुप्त हो गए। आप देखिए कि विशाख दत्त को आप पूरा नहीं समझ सकते जब तक कि उनके शेष जो 3 लुप्त हुए नाटक हैं
जिनके के बारे में बहुत जानकारियाँ हमको मिलती हैं। और देवी चंद्रगुप्त तो लगभग बहुत कुछ रिस्टोर हो जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हमने उस तरह का प्रयास किया कि देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखदत्त का नाटक था, उसके जितने उद्धरण और श्लोक मिलते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक-एक अंक में क्या-क्या उसमें कथा वस्तु थी, कितनी सुंदर उसकी कथा और अद्भुत क्रांतिकारी रचना अपने समय की। प्रसाद को मालूम था, उन्होंने ध्रुवसावनी लिखा उसी कथा को लेकर के, उन्होंने संदर्भ दिया पूरा कि विशाख दत्त का जो लुप्त नाटक है उसके उदाहरण देख करके मैंने एक पूरी परिकल्पना की है ध्रुवसावनी की। अद्भुत नाट्य कृति, प्रसाद कितनी बड़ी प्रतिभा है। प्रसाद को भी अगर पढ़ ले ये लोग सब, तो संस्कृत साहित्य की एक इतिहास दृष्टि जो प्रसाद की है वो आपको समझ में आएगी कि उनकी कितनी बड़ी दृष्टि है। वो भी संस्कृत साहित्य को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बड़ा बहुत प्रतिभाशाली हैं, पंडित बहुत बड़े हैं प्रसाद, उसी काशी में जिसमें आप लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो प्रसाद को पढ़ना चाहिए, वो उसी समय काम कर रहे हैं, जो 1930 से लगा करके। तो वो संस्कृत साहित्य के बारे में क्या कह रहे हैं, बहुत सारी लुप्त पांडुलिपियां जो हैं वो उनके पास हैं, उनकी चर्चा वो कर रहे हैं अपने लेखों में, काव्य कला और अन्य निबंध नामक किताब में। तो ये संस्कृत साहित्य का जितना हमारे पास अंश प्राप्त है, उसका 75% हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन उस 75% में से बहुत कुछ जो लुप्त ग्रंथ हैं उनकी जानकारियां, उनके उद्धरण उन कवियों के श्लोक हमको प्राप्त होते हैं, तो उनकी कुछ हमको झलक तो मिल ही जाती है कि कितने महान कवि थे जिनकी पूरी रचनाएं हमको। विशाख दत्त के बारे में तो लगता है कि मुद्रा राक्षस से कई गुना अद्भुत नाट्यकृति उन्होंने अभिसारिका वंचितकम लिखी होगी। ऐसी अनोखी कहानी उसकी है कि चकित हो जाते हैं कि क्या परिकल्पना उनकी है विशाख दत्त की। वो मेरी पुस्तक में मैंने कुछ दिया है उसके बारे में, वो देवी चंद्रगुप्तम के बारे में भी मैंने कुछ दिया है। तो इतने महान नाटककार जिसकी कि एक ही नाट्य कृति मानी जाती है कि वर्ल्ड थिएटर की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। ये विश्व रंगमंच को बड़ी अनोखी देन है मुद्रा राक्षस। उसकी तो 3 अन्य रचनाएं और भी बढ़िया शायद थी, और मुद्रा राक्षस के बारे में कहना ही क्या है, अद्भुत अनोखी रचना है, नाट्य कृति है। तो कितना लुप्त साहित्य है उसको भी दृष्टि में रखा जाना चाहिए। ये एक समस्या संस्कृत साहित्य को जब हम समेटते हैं तो हमारे सामने आती है। जो राजशेखर एक मिनी इतिहास लिख करके गए, लघु इतिहास लिख करके गए, उसी से हम जायजा ले सकते हैं कि उनके 37 कवियों में से 23 कवियों की रचनाएं जो 10वीं शताब्दी तक के लगभग 1500 वर्षों की जो राजशेखर को परंपरा प्राप्त है संस्कृत साहित्य के इतिहास की, उसके 23 कवि 37 में से अब हमारे सामने उनकी रचनाएं नहीं हैं। तो ये बहुत सारी बातें संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन के संदर्भ में हमको ध्यान में रख करके इतिहास लेखन करना चाहिए। श्रीकंठ चरित मंक का है, उसके अंतिम महाकाव्य में उसके अंतिम सर्ग में 25वें सर्ग में उन्होंने एक कवि गोष्ठी का वर्णन किया है। वो अद्भुत वर्णन है। शेल्डन पोलक हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने तो उसकी अच्छी पड़ताल की है अपनी अपनी किताब में, जो उनका बृहत्काय ग्रंथ है द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन। लेकिन बाकी लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। तो उसमें अनेक कवियों का नाम उन्होंने दिया, कौन क्या श्लोक पढ़ रहा है। वो एक कवि गोष्ठी, कैसी जीवंत कवि गोष्ठी हुई उनके समय में, कैसे सर्दी के समय अंगीठियां जल रही थी, अंगीठी जल रही थी, उसके आसपास कवि जुट गए, आचार्य मोहम्मद भी मौजूद थे उसमें, और कितने कितने कवियों ने उसमें अपनी रचनाएं पढ़ी। तो क्या काल वह रहा होगा 11वीं 12वीं शताब्दी का, जिसमें ऐसी कवि गोष्ठियां होती थी, जो आनंदवर्धन के समय भी होती थी, तभी तो सरदय गोष्ठियों की चर्चा वो करते हैं, राजशेखर के समय भी होती थी। तो ये बहुत सारे महनीय कवियों के बारे में जानकारियां जो महाकवि स्वयं देते हैं, अपने समय के कल्हण देते हैं राजतरंगिणी में, अनेक कवियों के बारे में जानकारी। कल्हण की राजतरंगिणी तो इतिहास ग्रंथ है, और किस राजा के समय में कौन से कवि थे इसका भी वो वर्णन करते हैं। तो हम संस्कृत साहित्य के इतिहास का लेखन करते समय जो संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्य है, उनमें जो किस राजा के दरबार में कौन कौन से कवि हुए हैं, उनकी जानकारियां दी गई हैं और उनके बारे में बताया भी गया है। उनको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक जो बड़ी कमी रह गई अब तक, यहाँ तक कि आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के इतिहासों तक भी, और बाद में जो इतिहास लिखे जाते रहे उन तक भी, कि संस्कृत कविता की जो लोक जीवन की परंपरा थी उसको अनदेखा किया गया। और मेरा यह मानना है कि 4वीं-5वीं शताब्दी से लगा करके 19वीं शताब्दी तक संस्कृत साहित्य में एक धारा रही है ऐसे कवियों की, जिन्होंने गांव गिराव में रह करके किसान मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में बहुत ही मार्मिक कविताएं संस्कृत में लिखी, जो अपने युग के महान कवि थे। मेरे पास कारण है ये मानने के
कि वो बहुत महान कवि थे। किसी भी तरह से उनकी कविता न्यून नहीं है। जो मुख्य धारा जिसको यदि आप कहें, भारवी की, माघ की, श्रीहर्ष की, उनके सामने लक्ष्मीधर चक्रपाणि विजय जिन्होंने लिखा वो उसी धारा के कवि थे। और उनका एक-एक श्लोक देख लीजिए, गाँव के जीवन पर कितने मार्मिक उनके पद्य हैं। एस.के. देव भी उद्धृत करते हैं, बिना इसको स्वीकार किए कि ये लोक धर्मी परंपरा के महान कवि हैं। वो कहीं-कहीं मुक्तकों में लोक जीवन आया है इसको बताने के लिए एस.के. देव उद्धृत करते हैं। वो तो इतने महान कवि हैं कि उसको काव्यशास्त्र के कितने आचार्यों ने उनका वह श्लोक उद्धृत किया। कंपन्ते कवि कपयो वृषं जड़ कृशं गोजाविकं ग्लायति श्वास चुल्ली कुहरोदरे क्षणमपि क्षिप्तोपि नैवोज्झति। ये जो अद्भुत वर्णन गाँव के जीवन का, ऐसा यथार्थ हिला देने वाला वर्णन करते हैं लक्ष्मीधर। भोज उसको उद्धृत करते हैं, बात कहने का आचार्य काव्यशास्त्र के ग्रंथों में उद्धृत करते हैं। इतना बड़ा कवि हो गया गाँव के जीवन पर लिखने वाला। संस्कृत में जिसने लिखा कि भोज के दरबार में से मुझको भगा दिया गया, मुझे घुसने नहीं दिया गया, तब मैं गाँव में आ गया और मैंने यहाँ रह कर के सब कविताएँ लिखी हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे कवि हुए। मैंने एक काव्य की चर्चा की है जो महिष शतकम है, वांछानाथ का, 18वीं शताब्दी का काव्य। वो भी तो यही कहते हैं कि मुझे कैसा धुतकारा गया राजा के दरबार में, चुगलखोरों ने मुझे नहीं घुसने दिया, हटा दिया मुझे। अपने युग का महान पंडित, आप उस काव्य को पढ़िए तो कितना बड़ा पंडित है, कितना बड़ा दार्शनिक है। कैसे श्लेष यमक की श्रृंखलाएं वो एक भैंसे की प्रशस्ति करते उसमें गूंथ देता है। अद्भुत व्यंजनाएं, अनोखा व्यंग्य उसमें, उस काव्य में, ऐसा काव्य वह है। तो ये एक परंपरा जो चली आई है, योगेश्वर की परंपरा है। कवियों ने माना कि योगेश्वर हैं हमारी परंपरा के महान कवि। वो उसके बाद के कवि कहते हैं कि हम तो योगेश्वर की धारा के कवि हैं। तो एक क्यों ना हम कहें कि एक पूरी धारा है जो गांव के जीवन पर लिखने वाले कवियों की, लोअर मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, अवर मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर लिखने वाले कवियों की एक परंपरा है। वो बाणभट्ट कुछ उस परंपरा के प्रवर्तक हैं। जो मुक्तक उनके हैं, उनको यदि आप देखें, जो बहुत सारे मुक्तक उनके उद्धृत हैं। तो जो बहुत सारी कविताएं हमारी लुप्त हो गई, उनको बचाने का प्रयास जो सुभाषित संकलनकारों ने किया, जिसका पहला संकलन 12वीं शताब्दी में विद्याकर का सुभाषित रत्न कोश मिलता है, तब से लगा करके 19वीं शताब्दी तक जो लुप्त होती हुई पर कविता की धारा है, वह इतनी प्राणवान है कि लोगों की जबान पर वो श्लोक चढ़ गए। लोगों की जबान पर वो श्लोक चढ़ गए तो सुभाषितकारों ने फिर उनको संग्रहित कर लिया। तो वो उनमें बहुत सारे हजारों सुभाषित बच गए हमारे। उनको देखे बिना संस्कृत साहित्य का इतिहास कैसे पूरा होगा? और उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक पूरी संस्कृत कविता की एक धारा है जो लोक जीवन की परंपरा की धारा है। उसमें बड़े-बड़े महान कवि हो गए हैं कि उसमें 18वीं शताब्दी में वांछानाथ भी आते हैं, उसमें 7वीं 8वीं शताब्दी में योगेश्वर भी आते हैं, उसमें अभिनंद भी आते हैं और अपने समय के बड़े श्रेष्ठ कवि हैं। तो आप देखिए कि क्या विडंबना है कि ये विद्याकर का जो सुभाषित रत्न कोश है ये प्राप्त हुआ और डी.डी. कोसंबी ने इंगल्स साहब के साथ में इसको एडिट किया। ये विद्याकर जो इसके संकलनकार हैं वो बौद्ध भिक्षु थे। इन लोगों को मालूम है कि ये बौद्ध भिक्षु ने इसका संकलन किया है। इसमें किस-किस तरह की कविताएं हैं। इसमें एक दीन वृज्या है, जिसमें दीन जनों के ऊपर पूरे श्लोक हैं सैकड़ों। इसमें एक जाति वृज्या है जो गांव गिराम के जीवन पर जो श्लोक लिखे गए उनका संकलन है। लेकिन वो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उसका शीर्षक क्या रखते हैं? एन एंथोलॉजी ऑफ कोर्ट पोएट्री इन संस्कृत। ये छपी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, देखना चाहिए आपको, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज से छपी हुई है। तो दरबारी संस्कृत कविता का एक संकलन। विद्याकर जो अपने संकलन का नाम सुभाषित रत्नकोश लिखते हैं, तो भले आदमी वही नाम रहने देते, एन एंथोलॉजी ऑफ जेम्स ऑफ संस्कृत पोएट्री ऐसा लिखते, रत्नकोश उन्होंने लिखा है। क्या आपको सूझी कि आप एन एंथोलॉजी ऑफ कोर्ट पोएट्री इन संस्कृत ऐसा उसको नाम दे रहे हैं? क्यों आप ऐसी गलत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? जो बौद्ध भिक्षु है उसने बुद्ध के वंदना के श्लोकों से तो अपना आरंभ किया है, फिर उसमें पूरा एक सेक्शन जो है देवताओं की स्तुतियों का है। उसमें कौन सी कोर्ट पोएट्री है, राजाओं की प्रशस्ति का तो उसमें कोई ऐसा खंड नहीं है। उसमें नवरसों पर खंड है, अच्छे कवियों की कविताएं उसमें हैं, कालिदास के भी श्लोक उसमें बहुत सारे हैं, अन्य कवियों के भी हैं, बहुत सारे लुप्त श्लोक जो महान कवियों के हैं वो भी उसमें हैं। उसमें एक दीन वृज्या है, दीन जनों पर जो संस्कृत कवियों ने लिखा है उनकी कविताएं संकलित हैं। एक जाति वृज्या है जो सहज जीवन है गांव का, खेत खलिहानों का, उस पर जो श्लोक हैं उनका संकलन है। तो ये लोग जो पश्चिम में हैं, डी.डी. कोसंबी भी उसमें शामिल है एक तरह से, जो महान विद्वान है हमारे समय के और आदरणीय हैं।
और इंगल्स भी बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये संस्कार है कि ये सब था तो कोर्ट पोएट्री ही, ये सब दरबारी काव्य ही था। तो कैसे हम मान लें कि जो दरबार से धुतकार करके निकाल दिए गए जो कवि, वो खुद कह रहे हैं कि हमको निकाल दिया, घुसने ही नहीं दिया हमको। महान नरेश, महान कवि, महान आचार्य भोज के दरबार में ये हालत हो गई थी। ऐसा लक्ष्मीधर बताते हैं अपने महाकाव्य के आरंभ में, और वो गाँव में जाकर के लिख रहे हैं और बड़े कवि हैं। तो उनकी कविता की एक धारा है, उसका संकलन है, उसको कैसे हम कोर्ट पोएट्री कहेंगे? संस्कृत काव्य में एक विरोध की चुनौती की परंपरा है, एक विरोध की कविता की परंपरा है। बिल्हण तो जिस राजा के दरबार में गए उसी के खिलाफ खूब लिखते हैं। सर्वस्वम गृहवर्ति कुंतलपतिर गृह्णातु तन्मे पुनः भाण्डागारम अखंडमेव जागर्ति सारस्वतम। कुंतलपति जिस राजा के यहाँ रह करके उन्होंने विक्रमांक देव चरित लिखा है, उससे मतभेद हो गए, मतभेद उनके हो जाते थे। वो गुजरात में गए, वहां से भी कुछ हो गया तो वहां से चले, फिर यहाँ चालुक्य राजा के यहाँ पहुंचे, वहां विक्रमांक देव चरित लिखा, बड़े मनस्वी थे, वहां भी कुछ हो गया तो उन्होंने लिख दिया कि वो मेरा सब कुछ छीन लेगा तब भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा तो भांडागार अखंड में जागृति पुनः सारस्वतम, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। मेरा सारस्वत भांडागार अखंड जागृत है, तो इसको लात मार के मैं चल दूंगा। भर्तृहरि ने लिखा राजाओं के असहमति में, उनके विरोध में, तो जो सत्ता है, राज सत्ता है, उसके विरोध में तो बहुत सी कविताएं संस्कृत में लिखी गई, और उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये मान लिया कि संस्कृत में तो कालिदास आदि सब राज दरबार में रहे और राजाओं की प्रशस्ति में खूब लिखते रहे, प्रशस्ति काव्य खूब लिखा गया, दरबारी काव्य ही लिखा गया। ये हमारे अंग्रेज साहब बहादुर हमको बता के गए, तो हमारे इतिहास लेखकों ने भी इसी बात को मान करके लिखा। तो एक असहमति की, प्रोटेस्ट की पोएट्री है। उस पर मेरे कुछ लेख हैं, मुझसे कहा गया कि आप लिखिए इस पर, तो मैंने कुछ लिखा भी है, कहीं कहीं मैंने प्रस्तुत भी किया है, और कुछ मेरे व्याख्यानों में भी है कि एक परंपरा पूरी संस्कृत में उन कवियों की भी है जो प्रोटेस्ट के कवि हैं। भभूति भी एक अर्थ में प्रोटेस्ट के कवि हैं। मैं नहीं मानता कि वे यशोवर्मा के दरबार में रहे थे। यशोवर्मा के दरबार में होते तो महाकाल के कालप्रियनाथ की यात्रा में, मंदिर की यात्रा में उनके हजारों हजारों की भीड़ के सामने उनके नाटक कहाँ होते रहते, वो कहीं दरबार के सभा भवन में होते। वो तो आम जनता के लिए लिख रहे हैं, और उनके श्लोक जो कुछ मुक्तक मिलते हैं भभूति के, वो भी उसी धारा के मुक्तक मिलते हैं। तो अनेक जो कवि हमारे हैं वो सत्ता से असहमत होकर के उस असहमति को व्यक्त करते हैं। कल्हण भी उसी धारा के कवि हैं। राजाओं के खिलाफ कितना उन्होंने लिखा है, बहुत तीखी भाषा में उन्होंने लिखा है, अपने समय के राजाओं की का पर्दाफाश करते हुए। ऐसे तो और भी कवि हैं। तो एक लोक जीवन की धारा संस्कृत कविता की, उसकी उपेक्षा होती है। एक जो असहमति के कवियों की, प्रोटेस्ट के कवियों की धारा है। हमने मान लिया कि संस्कृत तो देवताओं का अर्चन करने वाली, अर्चन वंदन अभिनंदन की भाषा, पूजा पाठ की भाषा, जो अंग्रेज हमको बता गए थे कि आपकी भाषा कर्मकांड की भाषा इस समय मर चुकी है, ये कर्मकांड की भाषा रही है, इसमें पूजा पाठ वगैरह कराइए आप लोग, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं अब है, इसमें पुराना ऋग्वेद वगैरह है। यह सब जो हमको बार बार बता करके गए, तो हमारे मस्तिष्क में वो संस्कार के रूप में जम गया, काशी के पंडितों तक के भी मन में जम गया। अब विचित्र विरोधाभास है, वो खुद बहुत अच्छे कवि हैं और लिख रहे हैं, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। वो खुद थोड़ा बहुत समझते भाई अपने बारे में, जैसा कि पंडित राज जगन्नाथ इतने गर्व से कह रहे हैं, गंगाधर शास्त्री का अलिविलासी संलाप श्रीहर्ष के नेषद चरित से किसी भी तरह कम है ही नहीं। इतनी बड़ी दार्शनिक कविता और इतनी समृद्ध कविता है, लेकिन वो पंडित लोग ये मान करके बैठे कि अब सब पहले हो चुका, हमने कुछ लिख भी दिया तो अब क्या है, ये तो सब ऐसे ही है, चलते रस्ते हो गया। वो स्वयं उस जीवंत परंपरा के, जीवंत विरासत के उत्तराधिकारी हैं, वो अपना ही महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा सिखा पढ़ा दिया है कि वो समझ रहे हैं कि बस ऋग्वेद की बात करो, शास्त्रों की बात करो, हमारे समय में बहुत बढ़िया हो सकता है, इसकी बात मत करो। वो तो साहब हमको बता के गए, उनको उनके राज में रह करके हमको काम करना है, तो जैसा वो सिखा के गए वैसा ही बोलते रहो, ऐसा कुछ संस्कार आ गया। तो शायद पंडित बलदेव उपाध्याय तक में भी यही संस्कार था। वो कुछ कहते तो यही थे बातचीत में भी कि अब क्या है इन लोगों में, इन कवियों में क्या है। उन्हीं के समय में रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे तेजस्वी महान कवि बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, उनको चुनौती देते हुए भी इतनी उत्तम कविता भी लिख रहे हैं। वो किसी आचार्य से, वो किसी कवि से तो कम नहीं है पूरी संस्कृत साहित्य की परंपरा में, लेकिन नहीं मानेंगे। तो ये जो संस्कार हमारे भीतर कहीं ना कहीं से आ गया है, तो ये सीमा हमारी एक उससे बन जाती है। और भारतीय भाषाओं और उनके साहित्यों से जो संस्कृत की पारस्परिकता है, उसको अनदेखा किया गया है।
ये काम आप लोगों को करना है और उसके लिए तैयारी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को ऐसे लोग तैयार करना पड़ेंगे। जैसे मैं बलराम शुक्ल जी को देखता हूँ कि उन्होंने वो अच्छे हम लोगों के बीच में विद्वान हैं। उन्होंने फ़ारसी का बहुत अच्छा अभ्यास किया। हम हमारे में तो बड़ी कमी रह गई कि उर्दू और फ़ारसी का अभ्यास हम नहीं कर पाए और उन्होंने अपभ्रंश का और प्राकृत का अभ्यास किया। तो ये जो कमी रह गई थी, अब वो जब प्राकृत साहित्य के बारे में बात करते हैं, उसकी धारा के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने उसकी जो संस्कृत कविता की धारा से जो पारस्परिकताएँ थीं और जो दोनों की धाराओं में कहीं-कहीं संगम हुआ, दोनों ने एक-दूसरे को एनरिच किया, तो अब तक के हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन में यह जो एक सूत्रता थी संस्कृत की अन्य भारतीय भाषाओं से संवाद के द्वारा, इसको अनदेखा किया गया। इसलिए हमने क्या किया कि संस्कृत नाटक में जो पूरा एक नया मोड़ आ गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करते। उसको हमने मान लिया कि हिंदी के जो लेखक लेखक हैं, हिंदी के इतिहास लेखक, उनने ये काम कर दिया। हमको उसकी तरफ देखना ही नहीं है। एक दशरथ ओझा और जगदीश चंद्र माथुर ने प्राचीन भाषा नाटक नाम से 101 पुराने हिंदी के नाटकों का संकलन प्रकाशित किया। उसमें हिंदी के नाटक नहीं है। उसमें ऐसे नाटक है जो आधे से ज़्यादा संस्कृत में लिखे गए हैं और बीच-बीच में उसमें लोक भाषा के गीत हैं। तो पूरी संस्कृत नाटक की धारा है, जो 12वीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटक की, संस्कृत रूपक की एक पूरी धारा बदल गई। वो लोकनाट्य से जुड़ गया और वो नाटक ऐसे होने लग गए कि उसमें सूत्रधार संस्कृत में आद्यंत बोलेगा, जो प्रमुख पात्र हैं वो संस्कृत में कहीं संवाद करेंगे, जो गीत गाए जाएँगे वो असमिया में होंगे, अगर उड़ीसा में लिखा जा रहा है तो उड़िया में गीत होंगे, बंगला में गीत होंगे। विद्यापति इतने महान कवि मैथिली के, अवहट्ट के, संस्कृत के तो बड़े रचनाकार हैं, उनकी तरफ ध्यान कम देते हैं कि उन्होंने पुरुष परीक्षा जैसा शॉर्ट स्टोरीज का कहानियों का ऐसा संकलन 15वीं शताब्दी में तैयार किया, जो आज की कहानी के निकट आ गया है। आज की कहानी जैसी लगती है उसकी कहानियाँ हमको, पुरुष परीक्षा की। वो संस्कृत में उन्होंने तैयार किया। तो उनका संस्कृत साहित्य के इतिहासों में इस तरह से उल्लेख नहीं किया जाता। उन्होंने लेटर राइटिंग पर संस्कृत में, पत्र रचना पर संस्कृत में किताब लिखी। तो और वो मैथिली के तो महान कवि हैं ही। तो अब आप ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लेखक संस्कृत में तो गद्य में कहानियाँ लिख रहा है, बहुत ही अच्छी, बढ़िया कहानियाँ। वही लेखक अपना पदावली तो मैथिली में लिख रहा है और वो अपने राजा पर जो प्रशस्ति लिख रहा है वो अवहट्ट में लिख रहा है। तो क्यों लिख रहा है? 3 अलग-अलग भाषाओं में, 4 भाषाओं में लिखने वाले भी बहुत से कवि हैं। तो ये क्यों लिख रहे हैं? और ये पारस्परिकताएँ उनकी आ रही हैं। किसी आवश्यकता के कारण वो उस भाषा में लिखेंगे, किसी अन्य आवश्यकता के लिए अपने समाज के लिए संस्कृत में लिखेंगे। तो ये जो और संवाद है उन सब में, उनके बहुधर्मी बहुभाषिक जो रचना कर्म है उसके बीच में, तो इसको अनदेखा करके आप संस्कृत साहित्य की पूरी समग्र समझ विकसित नहीं कर सकते। और ऐसे अनेक कवि हैं, विद्यापति का तो मैं एक उदाहरण के लिए नाम देता हूँ, ऐसे अनेक कवि हैं, स्वयं राजशेखर वो सट्टक तो लिखते हैं और प्राकृत में, और बाकी रचनाएँ उनकी संस्कृत में बहुत बड़ी रचनाएँ हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और किस कारण से प्राकृत और संस्कृत में समानांतर रचना धर्मिता इनकी है? और संवाद क्या हो रहा है? किस तरह से प्राकृत और संस्कृत की रचनाओं के बीच में, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये मैंने प्रयास किया कि संस्कृत साहित्य की समग्र विकास धारा को यदि हमको कालखंडों में ही देखना हो, तो 5 कालखंडों में हम उसको देख सकते हैं और उद्भव काल उसका प्रागैतिहासिक काल से लगा करके पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ होने तक माना जाए, जिसमें कि वैदिक संहिताएँ आ गई, उपनिषदों की चिंतन परंपराएँ आ गई और आख्यान की परंपरा लोक भाषाओं में बराबर उसके साथ चली आ रही थी। उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ऋग्वेद में ही गाथाओं का उल्लेख आता है और गाथाएँ गाई जा रही हैं। इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। तो कोई न कोई लोक साहित्य चला आ रहा है और उससे इंटरैक्ट कर रहा है हमारा संस्कृत साहित्य सदैव। तो ये उद्भव काल है, फिर स्थापना काल आता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लगा करके 1 सहस्त्र वर्षों का है और इसमें महान कवि कालिदास, भास जैसे आ जाते हैं। दर्शन परंपराएँ विकसित हो जाती हैं। तो शास्त्र परंपराएँ जो षट दर्शनों की विकसित हो गई पहली शताब्दी पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, उनको दृष्टि में रख कर के फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्यों कालिदास वेदांत की चर्चा करते हैं, शैव शास्त्र भी कहीं न कहीं आगम भी उनमें आ जाता है और इस दृष्टि से पूरे संस्कृत साहित्य की धारा को हमको देखना होगा और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उसके बाद ये
विकास काल आ जाता है, विस्तार जिसमें होता है और बड़े-बड़े महान कवि इसमें माघ भारवी पहली सहस्राब्दी पूरी पूरी जो है ईसा के बाद की, उसमें माघ भारवी और अन्य जो महान कवि आ जाते हैं, भट्टिकाव्य आ जाता है। ये जो लुप्त हो गया है हयग्रीववध महाकाव्य लुप्त हो गया, बहुत बड़ी रचना थी। कितनी बड़ी रचना लुप्त हो गई है। उसके श्लोक जो उद्धृत हैं, आप काव्य प्रकाश में देखिए, अन्य जो काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें देखिए तो लगता है कि बहुत बड़ी रचना थी। तो इस तरह के महान कवि, तो कोई क्यों कहेगा कि माघ भारवी और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है? वो उनको मालूम है कि हयग्रीववध बहुत बड़ा महाकाव्य है और हयग्रीववध के जो लेखक हैं भर्तृमेंट वो बहुत बड़े कवि हैं। तो उनको समझे बिना, जाने बिना आप बृहत्त्रयी कैसे कह सकते हैं? किसने कहा कि ये 3 महाकाव्यों की बृहत्त्रयी है? किसी ने नहीं कहा मेरी समझ से तो, किसी 18वीं शताब्दी के पहले किसी ने। बहुत सारे प्रवाद जो खड़े किए गए, मुझे ऐसा लगा कि ये छायावाद जब आया हिंदी में, तो उसमें पंत प्रसाद और निराला की बृहत्त्रयी की जाती थी। तो उसके प्रभाव से सवाल उठाया कि आपके यहाँ बृहत्त्रयी क्या है? तो किसी पंडित ने कह दिया होगा कि हमारे यहाँ माघ भारवी और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है, तो चल पड़ा। ऐसी बृहत्त्रयी मेरे ख्याल में तो नहीं किसी ने परंपरा में मानी, क्योंकि आप संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों की सूची बनाएंगे, मेरे सामने कम से कम 15-20 ऐसे महाकाव्य हैं जो किसी भी तरह से भारवी, माघ और श्रीहर्ष की रचना से न्यून कहे जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कवि कर्णपुर का पारिजात हरण आप देख जाइए, नीलकंठ दीक्षित के 3 महाकाव्य हैं, तीनों आप देख जाइए। अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको लगेगा कि कैसे हम कह दें कि माघ भारवी और श्रीहर्ष की कविता से 19 हो गए हैं ये, ऐसा कह नहीं सकते आप। जो उनकी रचनाएं हैं, ऐसे मंक का श्रीकंठ चरित है, रत्नाकर का हरविजय है, और रत्नाकर के बारे में तो कहा कि माघ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। हमारी जो परंपरा है वो तो यही मानती रही कि रत्नाकर ने माघ को पीछे छोड़ दिया। श्लेष के प्रयोग में रत्नाकर ने मास्तु चत्वारो रत्नाकराई में, 4 ही रत्नाकर ना रह जाएं, ऐसा सोच करके विधाता ने 5वां रचना रत्नाकर उत्पन्न कर दिया, ऐसा प्रशस्ति में कहा गया रत्नाकर के लिए। तो उसके बारे में एस के दे ने कह दिया कि केवल भारी भरकम महाकाव्य है, इसमें कहानी आनी तो कुछ है ही नहीं, वर्णन वर्णन चलते हैं। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि कैसा अचंभित करने वाला है महाकाव्य है। पूरा शैव दर्शन का निचोड़ उन्होंने जो शिव की स्तुति कराई है उस असुर के, तपस्या करने वाले असुर के मुख से, पूरी शैव दर्शन की परंपरा 12वीं शताब्दी तक, अभिनवगुप्त तक जो आई है, उसको कविता की भाषा में ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि अद्भुत लगता है। आप उसको ठीक से पढ़े, उसकी टीका की है, फिर इसीलिए टीका की उसकी रत्नाकर की, कि इसको समझ लो कैसे इतने महान कवि ने पूरा शैव दर्शन कविता में उतार करके समझा दिया। उसको उसको समझना अपने आप में लगता है कि कई सीटिंग में बैठ करके उसको समझा जाए। अब इन लोगों के पास इतना धैर्य यदि नहीं है संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, आप चाहते हैं कि हम सरपट में पन्ने उलट-पलट करके लिख दें एक-एक रचना के बारे में, तो न्याय नहीं हो सकता है। रत्नाकर के साथ में, हरविजयकार के साथ में, ऐसे महान कवियों के साथ में। तो ये जो महान काल थे हमारे संस्कृत साहित्य के, जिसमें कि उद्भव काल के बाद स्थापना काल आया, फिर विकास काल हुआ और उसके बाद चौथा विस्तार काल आया, जो 10वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी से लगा करके 18वीं शताब्दी तक, उसमें कितने नए प्रयोग आए, कितने नए वातायन खुले और कितने नए कवि आए, इसकी चर्चा मैंने कुछ की है। और उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में आज तक आधुनिक काल है। ये 5 कालों में यदि हम विभाजित करके देखें संस्कृत साहित्य के इतिहास को, और भी तरह से आप असहमत हो सकते हैं मेरे इस विभाजन से, या उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अनेक रचनाओं का आप पुनरुद्धार भी कर सकते हैं। बहुत सारा काम करने के लिए अभी बाकी है। जैसे मैंने देवी चंद्रगुप्तम के जितने उद्धृत श्लोक हैं वो सभी एकत्र किए थे और उस पर मैंने कहीं लिख करके प्रयास किया कि उसमें 6 अंक थे। 6 अंकों की कथावस्तु आपको लग जाती है। हर अंक का लगभग 1-1, 2-2, कहीं-कहीं 3-3, 4-4 श्लोक हमको मिल जाते हैं। और कैसी अद्भुत कहानी विशाखदत्त ने चुनी देवी चंद्रगुप्तम के लिए। वो क्यों उन्होंने, ये इतनी क्रांतिकारी कहानी रही होगी उस समय कि चंद्रगुप्त एक स्त्री का वेश धारण करके शक राजा के शिविर में जाता है अपनी भाभी की इलाज की रक्षा के लिए। वो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके, उससे आभास हमको मिलता है कि उसको पागल का अभिनय करना पड़ रहा है। वहां से लौट के आने के बाद चंद्रगुप्त को, रामगुप्त को शक होने लगता है कि कहीं सचमुच में अपनी भाभी से इसके संबंध तो नहीं रहे। क्या-क्या होता है उस नाटक में, कैसा
गहरे तनाव से भरा हुआ नाटक पर रहा होगा। इसका प्रसाद समझ गए थे उस बात को। हालांकि प्रसाद ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो पूरा देवी चंद्रगुप्तम जैसा नहीं लगता। देवी चंद्रगुप्तम तो कुछ और ही अनोखी रचना रही होगी। तो यह जो रेस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट वर्क है, यह एक अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, और कि कितने का हम पुनरुद्धार कर सकते हैं। ग्रंथालयों में, पांडुलिपि संग्रहों में जाकर के कहीं कुछ हमको मिल सके। नहीं तो जो प्राचीन ग्रंथ जिनमें जहां जहां उद्धरण मिलते हैं, उनसे तो कई लोगों ने प्रयास किया कि जो उद्धरण है उनके द्वारा हम विलुप्त ग्रंथों का पुनरुद्धार करें। जैसे वीएम कुलकर्णी ने 2 बड़े-बड़े खंड तैयार किए, जो प्राकृत कविता लुप्त हो गई है, लेकिन वो उद्धृत मिलती है। काव्यशास्त्र के ग्रंथों में कितने प्राकृत की गाथाएं उद्धृत हैं, इकट्ठी करें तो लगभग 2000 हो जाती हैं। अन्यथा वो कहीं काव्य में नहीं मिलती, उनके कवियों की जानकारी नहीं मिलती। अब 2000 गाथाएं तो कम नहीं है। उनका आपने रिस्टोर कर लिया, उन ग्रंथों से निकाल करके उसकी मीमांसा कर ली, उनका कालक्रम निर्धारित कर लिया कि ये महान कवि हुए होंगे, तो एक काव्य परंपरा हमारे, हम फिर से उसको जिला देते हैं। तो ऐसा प्रयास आप लोग कर सकते हैं, और भी इस तरह के अन्य कवि सामने आ सकते हैं। अभी भी संभावनाएं हैं संस्कृत साहित्य में कि उसके बारे में जानकारियां अभी भी जुट सकती हैं, क्योंकि हमारे देखते देखते पिछले 30-40 साल में पद्य चूड़ामणि महाकाव्य का पता हमको चल गया, जो कि कितनी बड़ी रचना है, अपने समय की बुद्धघोष की 4वीं-5वीं शताब्दी का एक बड़ा महाकाव्य है। जब वो मौजूद है तो कैसे हम कह दें कि माघ भारवी और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है। उसके पहले तो पद्य चूड़ामणि बहुत श्रेष्ठ महाकाव्य आ गया, और फिर भर्तृमेंट का लुप्त हो गया, लेकिन उसके श्लोक सारे इकट्ठे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मम्मट ने ही उद्धृत किया है, कैसा अद्भुत श्लोक है। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत किपश्च्युते यदृच्छयापियम ससंभ्रमेन्द्रदुतपाति तारगला निमीलिताक्षी भिया अमरावती। क्या कल्पना उन्होंने की है, और कैसा उसका अद्भुत प्रताप बताया है हयग्रीव का। क्या ऐसी कल्पना तो और कहीं किसी ने की नहीं होगी। जो स्वर्गपुरी के कपाट भड़बड़ा करके इंद्र बंद करवा देते थे, तो अमरावती रूपी नायिका ने जैसे अपनी दोनों आंखें डर के मारे बंद कर ली हों, जैसे ये सुना कि वो बाहर निकल पड़ा है अपने घर से, यदृच्छया शब्द का क्या प्रयोग किया है, कहीं यह इधर से ना निकल पड़े स्वर्गपुरी की तरफ से। इतना घर से बाहर निकला है, सुनते ही बड़बड़ा करके स्वर्गपुरी के कपाट बंद करवा देते थे देवता लोग, तो भैया फिर से न कहीं इधर आ धमके, ऐसा उसका आतंक था। तो ऐसे उनके श्लोक और भी उद्धृत हैं। तो ऐसे महाकवि हो चुके, और कितनी सुदीर्घ परंपरा है संस्कृत काव्य की। लोकानंद पर मैंने चर्चा की है, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे तो संस्कृत नाट्य साहित्य के इतिहास की कोई चर्चा पूरी नहीं हो सकती। हमारे मित्र थे मिखाइल हान, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत आदरणीय थे जर्मनी के, और दुर्भाग्य से अब कुछ ही वर्ष पहले वो नहीं रहे। बहुत उन्होंने उपकार किया। जर्मनी के कई विद्वान ऐसे हैं जिनको बड़ा सदाशय था भारत के विद्वानों के ऊपर, और इन लोगों को सुविधाएं बहुत मिल जाती थी, नेपाल से ले आते थे, हम लोगों को नेपाल से नहीं उस समय मिल पाती थी पांडुलिपियां। अभी भी शायद वही हालत है। तो लोकानंद नाटक जो भोट भाषा में अनुवाद है, उसका रूपांतर है, उसको ले आए उन्होंने, उसको जर्मन में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया, फिर हम लोगों को उपलब्ध किया दिया कि भाई पढ़िए आप लोग। उसको आप पढ़ेंगे जो लोकानंद उन्होंने दिया था मुझे, अंग्रेजी अनुवाद उनका, तो आप श्रीहर्ष का नागानंद पढ़िए, आपको लगेगा कि ठीक श्रीहर्ष में ये चंद्रगोमी का जो लोकानंद है वो उतर रहा है उनके नागानंद में। नागानंद को आप ठीक से नहीं समझ सकते जब तक आप लोकानंद को नहीं पढ़ लेंगे। वो पूरी जो बुद्धिस्ट थिएटर की परंपरा है, जो बौद्ध नाटकों की परंपरा है, जिसकी कड़ियां यहाँ टूट गई क्योंकि यहाँ उनके ग्रंथ लुप्त हो गए, यहाँ से उनको हटाया गया हो या जो भी हो, कुछ पॉकेट्स में रह गए, लेह लद्दाख में रह गए, या चीन चले गए, तिब्बत चले गए। वो भोट भाषा में उनकी बहुत सारी कृतियां बुद्धिस्ट थिएटर की, बुद्धिस्ट बौद्ध नाटकों की वो अनुदित होकर के मिलती हैं। तो हम लोगों में से कुछ लोग भोट भाषा का अभ्यास और करें, हो सकता है अभी भी कुछ रचनाएं मिल जाएं, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। चीन से संबंध यदि सुधरते हैं, चीनी भाषा में बहुत सारी रचनाओं के रूपांतर आपको मिलेंगे, तो उसमें प्रयास करके, क्योंकि ये जो रूपांतर होते थे टीकाओं की शैली में होते थे, तो उसका एक एक शब्द मूल का मिल जाता है उसमें। जैसे टीका में मलिनाथ टीका करते हैं, खंडान्वय करते हैं, तो वो मूल के सारे श्लोकों की एक पदावली उसमें मिल जाती है, उसको निकाल लेंगे तो पूरा ग्रंथ लग जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने तो पूरे धर्मकीर्ति ग्रंथ ही रेस्टोर कर दिए, उससे कितना बड़ा काम उन्होंने किया। धर्मकीर्ति के 5 ग्रंथ उन्होंने इस तरह से रेस्टोर किए हैं कि मूल संस्कृत का पाठ उन्होंने लगा लिया,
वोट में जो रूपांतर टीका थी उसके आधार पर। तो ये काम आगे और भी हो सकता है, अभी भी संभावनाएँ हैं यदि प्रयास किया जाए। हालाँकि इस बीच समय बहुत खराब आया और जो राहुल सांकृत्यायन कर गए संस्कृत साहित्य के लिए और भी बड़े महनीय विद्वान कर गए, उनकी कड़ियाँ आज़ादी के बाद हम तक आते-आते टूट गईं। अब वो कैसे जुड़ें और कैसे फिर से संस्कृत साहित्य की महनीय परंपरा को पुनः अपने सही समुज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया जाए, यह चुनौतियाँ अभी भी हमारे सामने हैं और पश्चिम को हम जवाब दे सकें उसके द्वारा कि जो प्रवाद और जो विसंगतियाँ पश्चिम ने खड़ी की हैं संस्कृत साहित्य की परंपरा के बारे में, भारतीय साहित्य की परंपरा के बारे में, उनका हम निराकरण करके और एक सही दृष्टि से इतिहास फिर से लिख सकें, क्योंकि जो मैंने लिख दिया है वो तो बहुत अपर्याप्त है। उसको लिखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जितना मैंने लिखा है, हालाँकि 4 खंड उसके हैं और 2,500 पेज उसमें हैं और भी लोगों ने इस तरह के प्रयास किए हैं। लेकिन वो जो मैं कहता हूँ कि जितना हमारे सामने उपलब्ध कराई गई है जानकारी, उससे 2 गुना लगभग ऐसा है जो लुप्त है और उसका उद्धार किया जा सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता